on the topic of intellectual disabilities, identification, support, and inclusive approaches. My name is Shivani, and I am co-founder of Brain Therapy Center. This workshop is presented by Brain Therapy Center in collaboration with the Psychic Mantra, who's founder of Ria Kudania Man. तो सबसे पहले हम वर्कशॉप के ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। उसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल में मैं समझाऊंगी। ओके, सभी को अगर मेरी वॉइस क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है तो प्लीज मुझे थंब शो कर दे, मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशॉप अपनी। The purpose of this workshop is to understand intellectual disabilities (ID), learn what ID is and how it affects children, identify early signs, recognize warning signs at different developmental stages, learn support strategy, explore practical way to help children learn and function better, promote inclusion at school and how and whom is children with ID are supported and include in everyone environmental goals, build awareness and provide practical support too. सो बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव में बताया जाता है इसमें कि इस वर्कशॉप में मैं आप लोग का मेरा बताने का पर्पज है कि टीचर और पेरेंट्स को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना, उनको समझाना। सबसे पहले हम समझेंगे कि आईडी क्या होता है और ये चिल्ड्रन को कैसे इफेक्ट करता है। ओके, फिर हम अर्ली साइन आइडेंटिफाई करना सीखेंगे ताकि टाइम पर सपोर्ट दिया जा सके। साथ में ही हम प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड की लर्निंग और डेली फंक्शन को जो इम्प्रूव बनाए और इम्प्रूव करे। गोल है अवेयरनेस बढ़ाना और रियल लाइफ में यूज होने वाले सपोर्ट और टूल्स के बारे में आपको बताना और प्रोवाइड करना। ओके, सभी को क्लियर है यहाँ तक? ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट डू यू थिंक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन? कोई मुझे बताना चाहेगा? किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में एक वर्ड, दो वर्ड अगर कुछ भी पता है या आपने कभी सुना है इसके बारे में तो प्लीज मुझे बता सकते हैं। या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले किसी ने बच्चे देखे हों? मैम, मैं शिखा बोल रही हूँ। हाँ जी मैम। बेसिकली आईडी के जो बच्चे होते हैं उनको अपने इमोशंस शेयर करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जितना मैंने हाँ जी। ऑब्जर्व किया है। हाँ। कुछ भी इमोशंस होते हैं, बेसिकली वो अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं और हाँ अपनी जी। बातों को वो किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो हाँ कई जी। बार वो अपने तरीके से अगर प्रेजेंट करना चाहते भी हैं और वो हाँ। गलत प्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, नॉर्मली लोग उसको बात उसकी उनकी बातें समझ नहीं पाते हैं हाँ जी। और उनको गलत वे में लेते हैं, जितना हाँ मेरा जी। है। बाकी पता नहीं मैम, आई डोंट नो। थैंक यू शायद। मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से बताया है इसको। इसमें भी दिक्कत होती है जी जो आप बता रहे हो, उसमें भी होती जी है। जी जी। और ओके मैम। काफी अच्छा बताया आपने, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो हम आगे हेलो डिस्कस मैम। करते हैं मैम इसके। हाँ जी सर। मैम ये एक अडेप्टिव बिहेवियर मतलब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होते हैं हाँ जी। उनमें अडेप्टिव बिहेवियर होता है। जैसे कि हमारी डेली लाइफ स्किल्स होती है ना मैडम, उन्हें परफॉर्म करने में भी वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। जैसे कि सिटिंग हो गई, क्रॉलिंग हो गई, वॉकिंग हो गई,
या स्लो बिल्कुल मेमोरी सर। लर्निंग हो गई। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। बहुत अच्छा बताया सर आपने। और कोई बताना चाहेगा? ओके, सो मैं बोलना नेक्स्ट। चाहूँगी। हाँ जी, हाँ जी मैम। सो बेसिकली मैंने काफ़ी स्पेशल स्कूल्स में काम किया है, तो आई नो हाँ कि जी, अगर किसी को ऑटिज़्म भी हो या एडीएचडी भी हो, तो कहीं न कहीं हाँ जी, आईडी होता है उन्हें थोड़ा बहुत। एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि जिनको आईडी होता है वो नॉर्मली छोटे-छोटे टास्क जो होते हैं डेली लिविंग के, जैसे ब्रशिंग करना, कपड़े पहनना, तो उन्हें यस उन यस। चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो उनका आईक्यू होता है वो बहुत लो होता है, तो उन्हें कुछ भी चीज़ समझाने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, राइट मैम, राइट, काफ़ी अच्छा बताया आपने। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं अब। आप लोगों ने सही आंसर दिया है, थैंक यू कि आप लोगों ने अपने-अपने ओपिनियन बताए और शेयर करा अपने नॉलेज के बारे में। सो आपने जैसा बताया सर ने, मैम ने कि इसमें डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, आईक्यू में दिक्कत आती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में और कैसे इन्हें हम समझ सकते हैं इनको, इन बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं थेरेपी के द्वारा, और लाइक पेरेंट्स टीचर कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उनको इफेक्ट कर रही हैं, तो कैसे उनको हम जितना है उस चीज को हम आगे नहीं बढ़ने दें, हम वहाँ पे उस चीज को रोक सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so what is intellectual disability? Limitation in intellectual functioning. The child may have difficulty with thinking, reasoning, and understanding. Difficulty in adaptive behavior, challenging in everyone's skill like communication, self-care, and social instruction. Affect daily life skill. The child may need support in routine activities such as eating, dressing, or learning. सो आप लोगों ने जैसे बताया है, अभी मैम और सर ने भी बताया है हमें कि उनकी डेली लाइफ स्किल भी इसमें इफेक्ट करती है, उनके कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है। तो हाँ, ये सारी चीजें होती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। चाइल्ड की थिंकिंग, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, साथ ही उन्हें अडेप्टिव बिहेवियर में भी चैलेंजेस होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से बात कहना, अपनी बात सामने वाले से रखना, या अपनी जो चीजें उनके ओपिनियन होते हैं वो सामने वाले को बताना। ठीक है, सेल्फ केयर और सोशल स्किल भी इफेक्ट करती है। इसका इफेक्ट चाइल्ड के डेली स्किल पर भी पड़ता है, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना और बेसिक लर्निंग में। आईडी, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो आईडी लर्निंग और डेली फंक्शनिंग दोनों को ही इफेक्ट करता है। ठीक है, सभी को क्लियर है ये पॉइंट? प्लीज मुझे थंब शो कर दीजिए। अच्छे से सबको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ की एरियाज अफेक्टेड होते हैं इससे, लाइक चिल्ड्रन विथ आईडी में हैव डिफिकल्टीज इन थिंकिंग एंड रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट और मेकिंग डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू सिंपल टास्क, लर्निंग स्पीड, लर्निंग न्यू स्किल मोर slowly than pre, डेली लिविंग स्किल, मैनेजिंग एवरीवन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। मोस्टली इसमें ये होता है कि आईडी वाले चाइल्ड कुछ इंपॉर्टेंट एरिया में स्ट्रगल करते हैं। उन्हें थिंकिंग और रीजनिंग में डिफिकल्टीज होती है, मतलब कॉन्सेप्ट समझने या डिसीजन लेना थॉट थ्रू होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्या होता है कि चैलेंजेस देखे जाते हैं, इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल लगता है। ठीक है, उनकी लर्निंग स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, और डेली लिविंग स्किल में बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। इसीलिए सपोर्ट सिर्फ एकेडमिक पर नहीं, लाइफ स्किल पर भी फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे की ये देखें कि उसके एकेडमिक में उसका कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो हमें उसके जो डेली लाइफ स्किल भी होती है उसके लिए भी हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है। लाइक आज के टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊं तो मोस्टली बच्चों को नॉर्मली जो घर की चीजें होती हैं या उनसे किचन से रिलेटेड जब कुछ चीजें हम पूछते हैं, या टच का इश्यूज बहुत बच्चों को होता है, क्योंकि उन्होंने मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं, अगर वो
लाइक जॉब वगैरह करते हैं दोनों, तो ये होता है कि नॉर्मली जो मेड वगैरह होती है उनको दिन में खाना, सुबह उनका लंच वगैरह दे देती है, उनको कभी मौका नहीं मिलता चीज़ों को एक्सप्लोर करने का वहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है कि उनको उसके बारे में पता ही नहीं होता, बट वो उनकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो वहाँ पे अगर हमें थोड़ा-सा हम उनके एकेडमिक के साथ-साथ ज़रूरी नहीं है कि बस जब आप पढ़ो ही पढ़ो, हम उनके डेली लाइफ की स्किल्स जो होती हैं, थोड़ा हम उधर भी हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। ओके, सभी को समझ में आया? तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ मुझे थंब शो कर दीजिए। ओके, मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Level of intellectual disabilities. ID is classified based on so it mild can learn basic academic skill and live same independently with a support. ठीक है, and moderate need more structured teaching and support in daily activity. Severe limited communication and requires significant support. Profound request full-time care and assistance in all areas. It means कि इसमें कुछ लेवल होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के, लाइक कि आईडी डिफरेंट डिफरेंट लेवल में होता है। हर लेवल में सपोर्ट की नीड अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि बच्चे का लेवल जैसे जैसे उसका अलग अलग उनके लेवल होते हैं वैसे वैसे उनको सपोर्ट की नीड भी अलग अलग होती है, सभी बच्चों को एक ही तरह के सपोर्ट की नीड नहीं होती है। ठीक है, सो जैसे सबसे फर्स्ट हमारा बताया गया कि माइल्ड नाइल आईडी में क्या होता है कि चाइल्ड बेसिक रीडिंग राइटिंग सीख सकता है और थोड़ी सपोर्ट के साथ इंडिपेंडेंट हो सकता है। मॉडरेट आईडी में क्या होता है कि चाइल्ड को स्ट्रक्चर्ड टीचिंग और डेली एक्टिविटी में ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। सर्वर आईडी में क्या होता है कि कम्युनिकेशन लिमिटेड होती है और चाइल्ड को हर काम में हेल्प चाहिए होता है। प्रोफाउंड आईडी में क्या होता है कि चाइल्ड को ऑलमोस्ट हर एरियाज में फुल टाइम सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जिस तरह मैंने आप लोगों को ये लेवल बताए हैं इनके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के, अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं, आपके पास कोई बच्चा आता है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का है, तो आप वहाँ पे इस टॉपिक के थ्रू पहचान सकते हैं कि उसका जो उसमें आईडी है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सर्वर है या प्रोफाउंड है। क्योंकि माइल्ड में मैंने आपको बता दिया कि उसको किस-किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, मॉडरेट का मैंने बताया कि उसमें इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी। तो आप अगर बच्चा रीडिंग, राइटिंग और सीख सकता है और थोड़ी बहुत सपोर्ट लग रही है, तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। तो आप उसको क्या किस कैटेगरी में डालेंगे? माइल्ड में डाल सकते हैं। मॉडरेट में जैसे मैंने आपको बताया कि डेली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तो आप उसको किसमें डाल सकते हैं? मॉडरेट में डाल सकते हैं। लाइक प्रोफाउंड में मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट हर एरिया में फुल टाइम सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर किसी बच्चे को हर एरियाज़ में फुल टाइम सपोर्ट की नीड होगी, तो आप उसको प्रोफाउंड आईडी में डाल सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं। लाइक आप बता सकते हैं कि मेरा कहने का मतलब है कि आप बता सकते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सर्वर है या प्रोफाउंड है। ओके, सो सभी को क्लियर है तो प्लीज़ मुझे थंब शो कर दें, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। कॉजेज़ ऑफ आईडी, क्या किसी को पता है यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ आईडी क्या होते हैं? अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है। ओके, जेनेटिक, मनीषा चौहान मैम ने कहा है। मैम बर्थ ओके, में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनको मोस्टली उनके साथ ऐसा होता है। ओके, ठीक है। सो हम कॉजेज़ ऑफ वाइड काफ़ी अच्छा बताया मैम ने, आपने, मनीषा मैम और शिखा मैम ने। सो अल्कोहलिज़्म इन प्रेगनेंसी, ओके। तो कॉजेज़ ऑफ आईडी के बारे में हम और डिटेल में फिर जानते हैं कि intellectual disabilities can occur due to genetic condition. For example, chromosomal differences, birth complication, lack of oxygen, premature birth, ठीक है, brain injury,
injury or infection affecting brain development. Environmental factors, poor nutrition, lack of situations, and exposure to toxic. So बेसिकली होता क्या है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के कई पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं। लाइक कुछ केस में जेनेटिक कंडीशन होता है, जैसे क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिफरेंसेस होते हैं, उनके कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी बर्थ कॉम्प्लिकेशन जैसे ऑक्सीजन की कमी या प्रीमेच्योर बर्थ भी कॉजेज बन सकती हैं। ब्रेन इंजरी का इन्फेक्शन भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पुअर न्यूट्रिशंस या स्टिमुलेशंस की कमी भी रोल प्ले कर सकती है। ओवर ट्रैवलिंग एंड रेगुलेशन। हाँ जी, चंदन सर, ओवर ट्रैवलिंग एंड इरेगुलेशन डाइट। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये भी इसके कॉजेज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कई कॉजेज इसके पॉसिबल हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कई पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं, तो उसमें से ये भी हो सकते हैं। जैसे मैम ने अभी हमें बताया था कि अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसा है। ओके, सभी को क्लियर है? ऐसा भी होता है कि कई बार कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक एग्जिट जो होता है वो कॉजेस पता नहीं होते हैं, हमें प्रॉपर नहीं पता होता कि ये किस कारण हुआ है। कई बार कई केसेस में ऐसे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट केसेस दिखते हैं उसमें ऐसा भी होता है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Early sign 0 to 3 year. Early developmental sign may include delayed milestone, late sitting, working art, talking, limited speech, few on word, no word, poor eye contact, less engagement and creative, difficulty in play, limited interest in toy or interest in. सो बेसिकली इसमें होता है कि छोटी एज में, लाइक जब बच्चा छोटा होता है 0 to 3 ईयर में, तो कुछ अर्ली साइन देख सकते हैं हम उसमें। लाइक चाइल्ड का जो है वो माइलस्टोन लेट अचीव करता है, जैसे लेट बैठना और चलना या बोलना वो देर से स्टार्ट करता है। स्पीच लिमिटेड होती है इसमें, या वर्ड बहुत कम होते हैं कह सकते हैं हम। ठीक है, आई कांटेक्ट कम होता है, और एक्टिविटी के साथ एंगेजमेंट जो होती है, बच्चे का एंगेज जो हम करते हैं वो भी कम होता है। प्ले में इंटरेस्ट जो होता है वो भी कम हो सकता है बच्चे के अंदर, हम देख सकते हैं ये साइन। अर्ली साइन आइडेंटिफिकेशन करने से अर्ली इंटरवेंशन पॉसिबल होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैं आपको अपनी हर वर्कशॉप में कहीं ना कहीं ये बताती हूँ कि अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू अगर हम बच्चे की जल्दी से उसके प्रॉब्लम्स को, उसके डिसेबिलिटीज को कैच कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, तो वो काफी बेटर होता है उसको सपोर्ट देने में, और वहाँ पे उस डिसेबिलिटीज को पकड़ने में, कंट्रोल करने में, उससे काम करने में। ठीक है, सो सभी को क्लियर है ये? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Sign in preschool age. At this stage, children may show slow learning difficulties, picking up new concept, difficulty following instruction, trouble understanding simple direction, limited vocabulary, fewer words compared to प्रीज। सो बेसिकली जो साइन इन प्री स्कूल एज का होता है उसमें क्या होता है कि प्री स्कूल एज में डिफिकल्टीज थोड़ी और क्लियर हो जाती है, बिकॉज चाइल्ड न्यू कॉन्सेप्ट स्लोली लर्न करते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। उनका वोकेबलरी लिमिटेड होता है, और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सेम एज के चाइल्ड से कम होता है। सो इसी
इस स्टेज पर हम स्ट्रक्चर्ड और रिपीटेटिव टीचिंग बहुत हेल्पफुल करती है बच्चों के लिए। ओके, सो सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। साइन इन अच्छा, मनीषा मैम, आप क्या पूछना चाहते हैं? व्हाट इज चाइल्ड हैज कम्युनिकेटिव कम्युनल आईडी? ओके, सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आप एक सेकेंड। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? ओके, जैसे मैम आपने पूछा है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आईडी के बारे में, कमोडिटी के बारे में। इसमें क्या होता है कि कमोडिटी का मतलब होता है जब एक चाइल्ड में एक से ज्यादा कंडीशन साथ में प्रेजेंट होता है। अगर किसी हेलो, आप लोग को आवाज अब बताइए, मुझे आपको आ रही है वॉइस मेरी? ओके ओके, सो मनीषा मैम किसने पूछा था? हाँ जी, मनीषा मैम ने जैसे पूछा है मुझसे क्वेश्चन, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि क्रोमोलॉजिक का मतलब होता है जब एक चाइल्ड में एक से ज्यादा कंडीशन साथ में प्रेजेंट होता है। अगर किसी चाइल्ड को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आईडी है और साथ में कोई और डिसऑर्डर भी है, तो यूज कंबाइंड और कंडीशन कहते हैं उसे, ठीक है। सिंपल लाइन में मैं आपको बताऊं तो लाइक आईडी प्लस अनदर कंडीशन। अनिशा मैम, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है? ओके, आप कह रही हैं कि इसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो आइडेंटिफायर्स के अंदर आप लाइक मैं आपको बताऊं तो ओवर बिहेवियर, केयरफुल डेली ऑब्जर्वेशन से आप कर सकते हैं। सबसे पहले चाइल्ड को डिफरेंट सिचुएशन में ऑब्जर्व करेंगे, लाइक क्लास में, प्ले टाइम में, होम में, अगर डिफिकल्टीज है वहां पर, ठीक है। तो एक्टिविटी लेवल से ज्यादा या डिफरेंट टाइप की अलग अलग रही है तो अलर्ट जो हो जाएंगे। सो एग्जाम्पल लाइक सिर्फ स्लो लर्निंग नहीं, बल्कि क्या होता है कि बिल्कुल अटेंशन ही नहीं लग रहा है उसका, बिल्कुल वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है। उस पे सिर्फ डिले नहीं बल्कि आई कांटेक्ट और इंस्ट्रक्शन भी मिसिंग है उसके अंदर। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं। मैम क्लियर है आपको? सॉरी मैम, एक डाउट था। आज हाँ के जी। डेट में बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम है, तो हाँ जी। सबको तो आईडी नहीं हो सकता, आई थिंक दैट। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे में आई कांटेक्ट इशू है तो उसको आईडी है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं लाइक उसको और किसी चीज में, लाइक जैसे मैं कहूँ कि कुछ थोड़ा सा उसके लिए इंटरेस्टिंग चीजें, आप उसको जी डे जी। बाय डे थोड़ा सा, लाइक सबसे पहले बच्चे का अगर आई बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि किस रीजन से नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो उसको हम करा रहे हैं उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट भी है बट फिर भी उसकी लैक ऑफ अटेंशन है, आई कांटेक्ट, लैक जी ऑफ आई कांटेक्ट है, तो उसके लिए धीरे धीरे आप उसको सिखा सकते हैं, आई कांटेक्ट एक्टिविटीज उसकी करा सकते हैं, ठीक है।
उससे धीरे-धीरे जी, आई जी। कॉन्टैक्ट बढ़ता है और आप देखेंगे कि उसकी आई कॉन्टैक्ट ठीक भी हो जाती है। और दूसरा मैम क्या इसका कोई टेस्ट नहीं होता है? अपने फिज़िकली ही कर सकते हैं या मेडिकल में भी कोई टेस्ट है आईडी का? आईडी का मैम प्रॉपर टेस्ट भी होते हैं, इसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होते हैं। ओके मैम, बस वही जानना था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके मनीषा मैम आपको समझ में आ गया? ओके। ओके सो आप लोगों को अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम एक बार पीछे आप स्लाइड करेंगे, उसमें एक पॉइंट और है आई थिंक, साइन इन स्कूल एज। हाँ जी, साइन इन स्कूल एज। सो इसके बारे में भी थोड़ा-सा हम जानेंगे बिकॉज़ यहाँ पे कुछ मैम हैं या सर हैं जो स्कूल में भी काम करते हैं। सो उसको भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। So in school age, children sign may include difficulties in reading and writing, academic struggle, poor memory, difficulty remembering and lesson are instruction, need repeated and instruction, repeated and instruction require more repetition to understand a task. मैक्सिमम होता है क्या है इसमें कि स्कूल एज में एकेडमिक चैलेंजेस क्लियरली विजिबल होते हैं। चाइल्ड को रीडिंग और राइटिंग में डिफिकल्टीज होती हैं, उनकी मेमोरी जो होती हैं वो वीक हो सकती हैं, इसीलिए वो चीजें जल्दी भूल जाते हैं। जैसे कि मुझे एक मैम है अ, जो हमेशा शायद वर्कशॉप में भी होंगी, सुकृति मैम आई थिंक उनका नाम है। सो उन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि लाइक बच्चे की अगर मेमोरी पावर वीक है तो वो किस चीज की वजह से है। तो यहाँ पे भी आप उसके साइन देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। तो उसकी मेमोरीज जो होती है उनकी मेमोरीज वीक हो सकती हैं, इसीलिए वो चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। उनने शायद मुझसे पूछा था कि बच्चे चीजों को जल्दी भूल क्यों जाते हैं यहाँ पर डिसेबिलिटीज में। तो ये रीजन है उसका, ठीक है। इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए उन्हें बार बार रिपीटेशन चाहिए होता है। अगर बच्चा बार-बार चीज़ों को भूल रहा है, ठीक है, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं और बार-बार उस चीज़ों को बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। सभी को क्लियर है तो प्लीज़ मुझे थंब शो कर दीजिए। ओके मैम नेक्स्ट स्लाइड। अ, एक सेकंड मैं आपकी चैट देखती हूँ। व्हाट इज़ एडल्ट हैव दिस स्ट्रगल? सो बेसिकली जो शायद सतीश कुमार सर आई थिंक नाम है। तो आई थिंक आप पूछना चाह रहे हैं कि इसका मतलब डिफिकल्टीज में होती हैं जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऐसा है कि सर अगर जो आप पूछ रहे हैं मुझसे कि व्हाट इज अडल्ट हैव दिस स्ट्रगल, सो अगर बचपन में उसको वो डिसेबिलिटीज हैं, डिफिकल्टीज हैं, तो अगर आप एक राइट सपोर्ट या फिर राइट थेरेपी एजुकेशन उसको सही अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू जल्दी उसको पहचान जाते हैं, ठीक है, तो वो अडल्टहुड में भी आप देखेंगे कि बहुत कम दिखाई देगा।
बट अडल्टहुड में भी वो हो सकता है। ओके। ऐसा नहीं है कि वो चाइल्डहुड, अगर बच्चा छोटा है या चाइल्डहुड में है तो उसके चैलेंजेस जो है वो बड़े होने पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत हद तक वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, अगर उनको सही थेरेपी या चीजें मिल रही हो, सही क्लासेस, एजुकेशन मिल रही हो। ठीक है सर, आपको क्लियर है ये तो प्लीज मुझे चैट में लिख दीजिए। सर आपको क्लियर है ये पॉइंट? ओके ओके। अभी मैम क्या नाम है आपका, एक सेकेंड। मनीषा मैम, अभी आगे आपको इस चीज के बारे में पीपीटी में मैं समझाऊंगी। ओके। ओके। सो हम अपना कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टिव बिहेवियर एरियाज। सो बेसिकली हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। uh, हाँ, adaptive behavior refers to everyday skill needed for independent living. Conceptual skill, reading, writing, basic math, understanding concepts, social skill, communication, making friends, understanding social rules, practical skill, self-care tasks like eating, dressing, and hygiene. सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब होता है डेली लाइफ स्किल जो इंडिपेंडेंटली लिविंग के लिए जरूरी होती है। इसमें कॉन्सेप्चुअल स्किल, रीडिंग, राइटिंग, बेसिक मैथ, सोशल स्किल, कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप और प्रैक्टिकल स्किल ईटिंग, ड्रेसिंग आते हैं। आईडी चाइल्ड को इन तीनों एरियाज में डिफिकल्टीज होती है, इसीलिए सपोर्ट होलिस्टिक होना चाहिए। सिर्फ एकेडमिक नहीं, डेली लाइफ स्किल भी होनी चाहिए उसके अंदर। उसके पूरे कहते हैं ना कि हमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का करना चाहिए। तो हम उसके 360 डिग्री जो इसके एरियाज होते हैं, हमें उन सबको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ एकेडमिक या मोस्टली एक चीज को उसमें देखकर कि इसमें एक चीज ही बहुत ज्यादा है तो इसको हमें कम करना है, इसको सपोर्ट देना है इस एरियाज पे। हमें उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़े। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस एक सिंगल टेस्ट नहीं होता, बल्कि मल्टीपल असेसमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि अभी लाइक कोई मुझसे मैम शायद पूछ रही थी कि इसको हम कैसे, कोई टेस्ट वगैरह भी होता है तो उसके बारे में भी है ये। सो डायग्नोसिस एक सिंगुलर टेस्ट नहीं होता है, बल्कि मल्टीपल असेसमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। डेवलपमेंटल असेसमेंट से पता चलता है कि माइलस्टोन डिले है या नहीं। ठीक है, आईक्यू टेस्ट से लर्निंग लेवल समझ में आता है। अडेप्टिव बिहेवियर से डेली स्किल चेक होती हैं। ये सब प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट प्रेडिक्टेशन करते हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस से करेक्ट थेरेपी और टीचिंग प्लान बनाना पॉसिबल होता है। ओके। डी एस टी आर वी एस एम टेस्ट आर फॉर माइलस्टोन। ओके मैम, ओके। तो सभी को क्लियर है तो प्लीज मैं थंब शो कर दें, हम आगे बढ़ते हैं।
Ma'am, can this PDF in group? Um, यस सर, आपको पीडीएफ और सारे जो पीपीटी पीडीएफ आपको और इस रिलेटेड से रिलेटेड जो आपको डॉक्यूमेंट हैं लाइक मैं आपको बोलूँ कि इसके बारे में पूरा डिटेल में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी बट आपको उसके लिए 129 रुपीज़ जो पे करेगा उसको ही सर्टिफिकेट और सारे डॉक्यूमेंट्स और वर्कशीट्स वगैरह सब मिलते हैं। बट वो पे है, उसके लिए पे करना पड़ेगा। ओके सर? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इम्पोर्टेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में थोड़ा-सा हम जानेंगे कि बेटर आउटकम, अर्ली सपोर्ट, इम्प्रूव डेवलपमेंट, अर्ली सपोर्ट, प्लानिंग, हेल्प क्रिएट टारगेट एंड इंटरवेंशन प्लान। Prevention and secondary issues reduce frustration, behavior problems and low confidence. बेसिकली इसमें होता क्या है कि जितनी जल्दी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है उतनी जल्दी ही इंटरवेंशन स्टार्ट हो सकता है। अर्ली सपोर्ट से ब्रेन डेवलपमेंट बेटर होता है और चाइल्ड न्यू स्किल इजीली सीख पाता है। लेट आइडेंटिफिकेशन से चाइल्ड फ्रस्ट्रेशन और बिहेवियर इश्यूज और लो कॉन्फिडेंट डेवलप कर सकता है। सिंपल लाइन में मैं आपको बोलूँ तो अर्ली सपोर्ट और बेटर फ्यूचर कह सकते हैं कि लाइक अगर आप उसको अर्ली सपोर्ट देते हैं, जल्दी पहचान जाते हैं कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो आप उस पे जल्दी काम करेंगे तो उससे क्या होगा उसका जो फ्यूचर है, आने वाला जो उसका टाइम है, वो अच्छा हो सकता है, उसका फ्यूचर बेटर हो सकता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए जो बच्चे स्पेशल हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लाइक कि बच्चे जब छोटी एज में होते हैं तो हम उन्हें जो सिखाते हैं वो बहुत अच्छे से उनका जो डेवलपमेंट या उनका कह सकते हैं कि माइंड की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से कैच कर लेते हैं वहाँ पे। बट जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो अडल्ट में चले जाते हैं तो वो चीज़ें सिखाना उनके लिए हमारे लिए और उनके लिए भी सीखना वो जल्दी मुश्किल हो जाता है। ठीक है? सभी को क्लियर है? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Strength-based approaches focus on ability, identify what the child can do well, encourage independence, teach skill step by step, build confidence, celebrate small success. So basically इसमें क्या होता है कि हम strength based approaches में कि हर चाइल्ड में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है हमें उस पर फोकस करना चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर डिसेबल है या स्पेशल बच्चा है तो उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी ऐसा नहीं है उसमें कुछ ना एक चीज उसकी स्ट्रेंथ होगी हमें उस पर फोकस करना चाहिए उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर चाइल्ड ड्राइंग में अच्छा है तो उसको यूज करके लर्निंग करवा सकते हैं हम, उसका यूज़ कर सकते हैं, हम उसको ड्राइंग के थ्रू लर्निंग सिखा सकते हैं। स्मॉल अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने से चाइल्ड का जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है, वो बिल्ड होता है। अगर बच्चा छोटा-सा लाइक अगर बच्चा हम उसको कैच एंड थ्रो सिखा रहे हैं। अगर बच्चा बॉल को भी उठा भी लेता है ना और उसे कैच एंड थ्रो नहीं आता बट उसको पकड़ लेता है लाइक आपने उसको थ्रो किया और उसने बस नीचे वो गिर गई, उसने सिर्फ़ उठा लिया। तो हमें उस पर भी बच्चे का जो कॉन्फिडेंट लेवल है उस सॉरी बच्चे का जो वहाँ पे लेवल है जो वो पकड़ता है इस बॉल को तो हमें उसको भी बच्चे को वहाँ पे गुड वेरी गुड या शाबाशी देना चाहिए, उसको अच्छा फ़ील कराना चाहिए, उसको मोटिवेट कराना चाहिए।
उस समय। इससे क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो आगे उस बॉल को लिए क्या मोटिवेट होता है ताकि वो चीज़ों को अच्छे से कर सके, क्योंकि उसको अच्छा फ़ील होता है कि अच्छा मैंने ये किया तो मैम ने मुझे ऐसे बोला या मुझे ये दिया या ऐसा मेरे साथ किया। तो वो चीज़ें वो दोबारा कोशिश करेगा, धीरे-धीरे जब वो ट्राई करता है तो वो चीज़ें उसको कैच करने आ जाएगी। बट उसके लिए उसका मोटिवेट उसको करना काफ़ी ज़रूरी है, उसका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड करना वहाँ पे काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, सभी को समझ में आया ये? ओके, जब चाइल्ड को सक्सेस फ़ील होती है तो वो और अच्छे से सीखने के लिए मोटिवेट होता है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा सब यहाँ पे किसी स्कूल में या फिर किसी सेंटर में जैसे वर्किंग होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जभी भी आप स्टूडेंट को थोड़ा-सा सपोर्ट देते हैं या थोड़ा-सा मोटिवेशन देते हैं या थोड़ा-सा उनको प्यार से बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, तो वो चीज़ें और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी बेटर होता है, काफ़ी अच्छा होता है ये बच्चों को मोटिवेट करना वहाँ पे और उनकी सक्सेस को छोटे-छोटे सक्सेस को उनके जो होता है उसे सेलिब्रेट करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Inclusive education, what is? So all children learn together. Children with and without disabilities share the same classroom. Equal opportunity, every child uh, get access to learning. Respect to difference, diversity is accepted and valuable. Hmm. ओके, सो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी चिल्ड्रन एक साथ सेम क्लासरूम में पढ़ते हैं। सेम आईडी चाइल्ड को अलग नहीं किया जाता, बल्कि सपोर्ट के साथ सेम इन्वायरमेंट में इंक्लूड किया जाता है। फोकस होता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट पर दिया जाता है, इस पे करा जाता है। इंक्लूजन का रियल मीनिंग है चाइल्ड बिलोंग करता है क्लासरूम में। ओके, सभी को समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Benefit of inclusion. Social development, children learn social skill from trees, better pre-instruction, opportunity to build friendship, improve confidence, feeling attracted, increase self-esteem. So इसमें बेसिकली क्या होता है कि इंक्लूजन से आईडी चाइल्ड को नॉर्मल प्री इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जिससे वो सोशल स्किल सीखता है और दूसरे चिल्ड्रंस को भी एम्पैथी और एक्सेप्टेशन सिखाते हैं। चाइल्ड को जब एक्सेप्ट किया जाता है और उसके कॉन्फिडेंट और सेल्फ स्टीम इंक्रीज होते हैं तो इससे क्या होता है कि इंक्लूजन दोनों तरफ से चाइल्ड के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया तो प्लीज थंब शो कर दें। ओके मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके नेक्स्ट है हमारा क्लासरूम स्ट्रेटेजी। Simply enter instruction, use short and clear direction, use visual chart, pictures, and use support understanding. Repeated and reserved learning required is repetition. Provide extra time, also more time to complete task.
सो इसमें क्या होता है कि टीचर को अपनी टीचिंग स्टाइल थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ती है इसमें इंस्ट्रक्शन शॉर्ट और क्लियर होने चाहिए और विजुअल यूज करना चाहिए। ठीक है, बार बार रिवीजन और रिपीटेशन से लर्निंग स्ट्रांग होती है। इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि सेम चीज को डिफरेंट वे में सिखाना। अगर हम बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखा रहे हैं, सो उसमें जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज को, जैसे जो हमें समझ में आया है कि लाइक एक पेन और एक पेपर पे हमने उसको बना दिया कि ये ए फॉर एप्पल है और इसे ए फॉर एप्पल कहते हैं, इसकी स्पेलिंग ये होती है एप्पल की, इसे आप याद कर लो। लाइक या फिर हम कोई बुक्स में अगर एप्पल की पिक्चर्स है अल्फाबेट की, तो हम वहां पे उसको दिखा देते हैं ए फॉर एप्पल। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड वहां पर यूज करें। आप एप्पल को 10 तरीके से उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कैसे? लाइक फ्लैश कार्ड से या फिर हमारे पैक बोर्ड हो गए उनसे। हाँ जी सर, और कोई और बताना ड्राइंग के, चाहेगा? लाइक ड्राइंग के जरिए भी हम करा सकते हैं उन्हें, हाँ जी ड्राइंग सर, हाँ के जी। हाँ जी मनीषा मैम, इन स्टोरी स्टोरी से भी करा सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, तो बेसिकली मैं जैसे आपको बता रही हूँ, हम लाइक बच्चे को जैसे मैम ने बताया सैलिड एक्टिविटी, नाइस, काफी अच्छा बताया आपने। सैलिड एक्टिविटी के थ्रू भी हम बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखा सकते हैं। लाइक हम छोटे छोटे अलग अलग चीजों से, लाइक जैसे अगर बच्चे को टेक्टाइल में भी इशू है तो हम उसको अलग अलग चीजें हमने ले ली टच की, और हम उससे भी लाइक हमने कॉटन ले लिया और थोड़ी सी क्ले ले ली, थोड़ी सी हमने कोई हार्ड चीज ले लिया और उससे हमने एक एप्पल उसको बनाने के लिए बोला। तो इसमें बच्चे का फाइव मोटर भी, अटेंशन और उसके क्या कहते हैं कॉग्निटिव लेवल भी, सारे और उसके टच भी, उसके अंदर सारी चीजें उसकी डेवलपमेंट हो रही हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जब हम बच्चे को ये चीजें कराते हैं तो उसको इंटरेस्ट आता है, उसको बहुत ज्यादा लगता है कि अच्छा ये क्या है, उसी चीज हमें सिखाना है फॉर एप्पल ही है। बट हमने उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि अब वो हमसे 10 बार पूछ रहा है कि मैम इसमें, अच्छा अब इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, इसको कैसे लगाना है, और ये कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है। तो उससे देखिए कि एक चीज को सिखाने से हमें कितने एरियाज उसके कवर हो रहे हैं, और बच्चे को वही लाइक एक जो हमने सबसे बोल दिया या एक पिक्चर दिखा दी कि ये फॉर एप्पल ये होता है और वहां पे खत्म। तो उससे बेटर है कि हम उसको अलग अलग इस वे में सिखाएं कि उसको इंटरेस्ट आए और उसके जो एरियाज हैं वो भी उसके अंदर डेवलपमेंट हो। इसी तरीके से आप बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं, चाहे मैथ चाहे इंग्लिश, या फिर आप उसको कोई थेरेपी कराना चाहते हैं, उसमें कोई एक्टिविटी कराना चाहते हैं, तो आप उसी चीज को आप अलग अलग वे में सिखा सकते हैं। इससे बच्चे का इंटरेस्ट, आई कांटेक्ट और लाइक उसके फाइव मोटर्स सारे, उसका अटेंशन, ये सारे उसके अंदर डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग स्ट्रेटेजी। टास्क ब्रेकडाउन डिवाइडेड। एक सेकेंड प्लीज वेट करिएगा।
इस 5 मिनट आप लोग वेट करिएगा। सॉरी, थोड़ा-सा इसमें पीपीटी इश्यूज़ हो रहे हैं। ओके, सो अब सभी को दिखाई दे रहा है? पीपीटी शो हो रही है? ओके, थैंक यू। तो टीचिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़ रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल कैन नॉट कैन कनेक्टेड लर्निंग टू डेली एक्सपीरियंसेस। प्रैक्टिकल इज टीचिंग इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली इसमें होता है कि अगर टास्क चाइल्ड को कंफ्यूज लगते हैं, जो टास्क होते हैं वो चाइल्ड को अगर कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो इसीलिए हमें उन्हें स्मॉल स्टेप्स में तोड़ने की ज़रूरत होती है। अगर हमने बच्चे को बड़े-बड़े टास्क दे दिया या हमने 3 से 4 लाइन कोई चीज़ बोल दी और बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको तोड़-तोड़ के बच्चे को समझा सकते हैं या सिखा सकते हैं, ठीक है? तो टास्क को टुकड़ों में डिवाइड कर देना, इससे बच्चे को कन्फ्यूज़न नहीं होती है और वो क्लियरली उस चीज़ को समझ पाता है। इंस्ट्रक्शन शॉर्ट और क्लियर होने चाहिए और विजुअल यूज करना चाहिए, हमें मोस्टली विजुअल का यूज करना चाहिए और जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है वो छोटी और क्लियर होनी चाहिए। अगर आप बच्चे को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम बच्चे को कुछ समझा रहे हैं, तो वो चीज़ें ना क्लियर होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन जो हैं हमारे वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि बच्चे को वहाँ पे इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करने में कोई दिक्कत ना हो और समझने में कोई इश्यूज़ ना हो, ठीक है? सो बार-बार रिवीज़न और रिपिटेशन से लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम बार-बार बच्चे को बताते हैं कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ें होती हैं, तो इससे क्या होता है रिपीट करते हैं 1 से 2 बार तो बच्चे को थोड़ा-थोड़ा वो माइंड में लर्न होने लगता है, उसको अच्छा सीखना उसको सीखने में काफ़ी हेल्प होती है और लर्निंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? सेम चीज़ को डिफरेंट वे में सिखाना, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो हम वही पुराना पैटर्न जो हम डेली फॉलो करते हैं वो नहीं करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके अंदर डाल देंगे, इंटरेस्टिंग वे में उसको कराएँगे, डिफरेंट वे में कराएँगे। ठीक है? सभी को क्लियर है तो प्लीज़ थंब शो कर दें। ओके, सो मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। बिहेवियर सपोर्ट। बिहेवियर सपोर्ट पे मैक्सिमम होता है क्या है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट रिवॉर्ड बिहेवियर क्लियर रूटीन प्रेडिक्टेबल शेड्यूल रिड्यूस कंफ्यूजन कंसिस्टेंसी सेम रूल एंड रिस्पॉन्स एवरी डे कंसिस्टेंसी बिल्ड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव बिहेवियर। सो बेसिकली इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिहेवियर को मैनेज करने के लिए पनिशमेंट से ज़्यादा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यूज़ करने चाहिए हमें। अगर किसी बच्चे के अंदर बिहेवियर इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए हमें कभी भी पनिशमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। लाइक अगर कोई बच्चा उसको पढ़ने आता है बट वो जानबूझ के आपके सामने बिहेवियर शो कर रहा है कि उसे नहीं पढ़ना नहीं आता, तो हमें उसे ये नहीं कि उठा के 2-3 थप्पड़ मार के और किसी कोने में बिठा देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसके लिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यूज़ करने चाहिए। लाइक बच्चे को अगर गेमिंग पसंद है, कोई एक्टिविटी पसंद है, तो आपने उस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को वो चीज़ें करा ली, उसका बिहेवियर वहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी। आपने 5 मिनट आपने बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ें करना और 10 मिनट अपने अकॉर्डिंग कराना। तो धीरे-धीरे इससे बच्चे का जो बिहेवियर है वो रिड्यूस होता है और उसे बिहेवियर सपोर्ट मिलता है। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो क्लियर रूटीन से चाइल्ड को पता होता है कि नेक्स्ट क्या होगा। इससे एंग्ज़ायटी कम होती है, बच्चे को अगर पता होगा कि हाँ, आज क्या चीज़ें करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें क्या-क्या लगेगा सामान, उसे हम किस तरह से करेंगे, ठीक है? तो इससे क्या होता है बच्चे के अंदर जो एंग्ज़ायटी होती है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब इसमें क्या लगेगा, वो चीज़ें कम होती हैं। तो ये आप थोड़ा-सा जैसे मैंने आपको विज़ुअल शेड्यूलिंग के बारे में भी बता रखा है कि विज़ुअल शेड्यूलिंग का भी यूज़ करके आप ये वाली चीज़ें उसका जो रूटीन है या जो भी आप उसको एक्टिविटी अ
एक्टिविटी या फिर उसको एकेडमिक पे उसके जो काम कर रहे हैं वो चीजें आप उसको विजुअल शेड्यूलिंग के थ्रू करा सकते हैं, जिससे बच्चे को नेक्स्ट क्या होगा ये पता रहता है और उसकी एंजाइटी कम होती है, वो परेशान कम होता है और वहाँ पे वो टिक के बैठता है। ठीक है। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर दिन सेम रूल फॉलो होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर दिन सेम रूल फॉलो होना चाहिए। बिहेवियर इम्प्रूव होता है जब चाइल्ड सेफ और प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में होता है। बिहेवियर बच्चे का जब इम्प्रूव होगा जब बच्चा सेफ और प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में होगा। और सबसे किसी भी बच्चे की बिहेवियर रिड्यूस, अगर उसका बिहेवियर आपको कम करना है, बिहेवियर अच्छा नहीं है और आप चाहते हैं कि आप उसको बिहेवियर सपोर्ट दें, उसके बिहेवियर को ठीक करें, तो उसके लिए सबसे जरूरी है आपका पेशेंस लेवल। ठीक है, आप अपने पेशेंस लेवल पे काम करें। लाइक आप अपने पेशेंस लेवल पे अगर बनाए रखते हैं, बच्चा कुछ भी कर रहा है बट आप उसको प्यार से उस चीज को हैंडल कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, चाहे वो चीजों को तोड़ रहा है, फेंक रहा है, चिल्ला रहा है, तो वहां पे आपको देखना है कि आपका जो बिहेवियर है और आपका जो लाइक मैं क्या बता रही थी कि हाँ, आपका जो बिहेवियर है और आपका जो पेशेंस लेवल है वो कितना वहां पे अच्छे से काम कर रहा है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सभी को क्लियर है? किसी ने बिहेवियर इश्यूज वाले बच्चे देखे हैं तो प्लीज बता सकते हैं थोड़ा बहुत डिटेल में, ताकि हमें भी उसके बारे में और पता चले और आप लोगों को भी थोड़ा सा पता चले। अगर कोई बताना चाहता है तो प्लीज। मैम अभी मेरे पास एक बच्चा है, हाँ उसका जी। बिहेवियर ऐसा है कि लाइक मैं नहीं करूंगा, मैं तुमको हाँ। मारूंगा, मैं शीशा फोड़ दूंगा, मैं सामान फेंक दूंगा, मैं भाग जाऊंगा, लाइक दिस। हाँ। और वो हार्डली 1 मिनट का लास्ट में मैं बोलती हूँ ओके आई विल नॉट टॉक टू यू, हम्म। 10 मिनट 5 मिनट करता है, उसके बाद ओके ओके नहीं करूंगा बोलो, फिर अगेन हाँ। मैम तुरंत 30 सेकेंड वो हाँ अगेन जी। वापस वही उसी उस पे आ जाता है। तो इसका क्या उपाय है, इसका क्या मैं कैसे हैंडल हाँ। करूं? एक्चुअली वो उसका कोई सेशन नहीं हो रहा है, खाली स्पेशल एजुकेशन हो रहा है, हालांकि उसको कई चीजों की जरूरत है क्योंकि वो मैम हाथ पैर से भी कहीं ना कहीं हाँ। बहुत हाँ। पूरी तरह हाँ। से परफेक्ट नहीं चलाता है। होगा है, हाँ, हाथ हाँ। पैर भी चलाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं। तो बेसिकली यस। आपको धीरे धीरे क्या करना है उस बच्चे के साथ कि जब वो आता है तो आप उसको जो भी पसंद है, ठीक है, लाइक उसको कुछ तो पसंद होगा, आपको सबसे पहले नहीं वो मैम ऑब्जर्व वही चीज करना है। मजे की बात है कि मैं 1 घंटे का मेरा सेशन होता है और मैं हाँ। मैम कम से कम 11 से 12 मटेरियल रखती हूँ। हाँ। हर ओके, मटेरियल आप के लिए मटेरियल कैसे? को छोड़ें, आप सामान से उसको कुछ कराने के लिए छोड़ें सबसे पहले। आप एक ओके। काम करें, अगर उसे ना किसी टॉपिक पे आप देखें कि उसे किसी टॉपिक पे बात करना पसंद है, लाइक आप उसके ना धीरे धीरे कि अच्छा, जब सबसे पहले वो आता है तो आप उससे पूछें कि अच्छा आपने क्या आज स्कूल में क्या हुआ, अच्छा आपकी मम्मा क्या क्या करती हैं, आपकी फैमिली में कौन है, आपके दोस्त कौन से हैं, उनके नाम नहीं बताओगे? मैम ये भी टॉपिक इसलिए मैं नहीं छेड़ सकती हूँ कि बिफोर हाँ। 1 ईयर हाँ। उसकी एक मतलब ये तो दो भाई बहन थे, दोनों हाँ ही जी। ऑटिस्टिक थे। बहन हाँ। की डेथ 1 ईयर अगो हो गई है। ओके। तो लाइक वो थोड़ा सा आते जाते मेरी दीदी देख रही है, मेरी दीदी तुमको मारेगी, मैं भी तुमको मारूंगा, अच्छा। लाइक ट्रॉमा में है आई थिंक दैट। एंड हाँ। और बच्चा भी बड़ा है मैम बिकॉज वो 13-14 साल का तो पक्का है क्योंकि वो फोर्थ में है। ओके। ओके। सो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको थोड़े टाइम पे अगर आपके आसपास में, लाइक आप जी। जहाँ पे उसका सेशन लेते हो, जी। वैसे किस चीज का सेशन लेते हैं पार्डन मैम? आप किस चीज का सेशन लेती हैं मैम? स्पेशल एजुकेशन का। स्पेशल एजुकेशन का। या। तो थोड़ा सा ना आप उसका जहाँ पे भी स्पेशल एजुकेशन का सेक्शन आप लेती हैं वहां पर थोड़ा जी। सा ना उस एरिया से हट के किसी और जगह उसको पहले तो बिठाना, ठीक है। लाइक अगर ओके। आपके पास थोड़ा अलग रूम है तो वहां पे ले जाना उसको, और जी। थोड़ा ना टाइम उसको ना कुछ चीजें दिखाना, या लाइक स्टोरी होती है ना कि जैसे आप ये बोल रहे हो ना,
तो जी, आप जी। उसको उसी के वे में, जैसे वो बोलता है कि दीदी मुझे देख रही हैं या दीदी मुझे मारेंगी, तो आप ना वही टॉपिक उठा सकते हो कि अच्छा ओके। देखो क्या तुम्हारी दीदी, आप वहाँ पे ना लाइक अगर वो इस चीज़ का यूज़ कर रहा है और आपको पता है कि ये उसका बिहेवियर है, उसका बिहेवियर बन 100%। गया है। हाँ, जी, तो जी, जी। आप इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि मैंने भी, ठीक है, आप ये कह रहे हो ना, पर मेरी तो बात हुई थी आपकी दीदी से, उन्होंने बोला था कि आप तो पढ़ोगे, आप ये वाली चीज़ें करोगे, उनको तो बहुत पसंद है ये। तो वो बोलेगा कि नहीं, आप नहीं, आप कैसे बात कर सकते हो, आप तो झूठ बोल रहे हो, ये बोलेगा वो हुँ। चीज़ें। वहाँ पे धीरे-धीरे वो आपसे ना कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्योंकि अभी तक आप, मैंने मैम 1 मंथ होने को हाँ, आया, मैंने अभी हाँ तक जी, उसको स्टडी रिगार्डिंग कुछ नहीं किया, हाँ। बिकॉज़ वो नहीं, मैम हाँ, आप उसके ना इस टॉपिक को पकड़ के देखें, लाइक जो मैं आपको ओके, बता रही हूँ, अगर वो इस चीज़ का यूज़ कर रहा है बचने के जी, लिए, तो आप किसी चीज़ को थोड़ा-सा इस तरीके से इस वे में बनाएँ कि आप उससे धीरे-धीरे ना पहले कनेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे-जैसे आप उससे ओके मैम, कनेक्ट हो जाओगे ना, लाइक उसकी जी, कोई भी फैमिली की, या अगर उसको अपनी, जैसे आपने सबसे बड़ी चीज़ उसकी दीदी की बात बताई है, तो आप उसकी दीदी वाला पॉइंट ही उठा लो कि अच्छा तुम्हारी दीदी और क्या-क्या करती थी? वो क्या सभी को मारती थी ऐसे? क्या हमें भी मारेंगी वो? तो धीरे-धीरे ना वो अपनी चीज़ें बताना स्टार्ट करेगा आपको। मैम वो चीज़ मैंने करा था, उसके बाद अभी फ्रॉम लास्ट 2 डेज़ मैंने हाँ, बोला कि मैं ही आपकी दीदी हूँ। तो हाँ, पहले तो उसने अपोज़ किया कि नहीं हाँ, मेरी दीदी तुम नहीं हो। तो मैंने हाँ, कहा कि मैं आपकी दीदी हूँ और मैं बड़ी हो गई हूँ और क्योंकि हाँ, बड़ी हो गई हूँ इसलिए मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है। हाँ, तो इस तरह से मैंने थोड़ा-सा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की है, लेकिन हाँ। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं ये बच्चा थोड़ा-सा इस मैटर को लेके सिम्पैथी अ, सॉरी मैम बोल रही हूँ, सिम्पैथी कार्ड भी खेल रहा है, हाँ, क्योंकि वो नहीं अपनी मैम, मैं मदर समझ रही हूँ कि वो बचना चाहता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि मोस्टली बच्चों को पता होता है कि हम हाँ, यहाँ से ये पॉइंट अगर उठाएँगे ना तो हम बच जाएँगे, ये चीज़ें हमें नहीं करनी यस। पड़ेगी। और पेरेंट्स का मेन हो जाता है कि पेरेंट्स ना उस चीज़ को ही लेके, अब जैसे वो बोलता होगा ना, हम तो नहीं कह रहे हैं कि आपने ये कर, पेरेंट्स भी कहते हैं मैम हम लोग भी नहीं भूले, माँ कहती हाँ। है कि मैं डिप्रेशन में हाँ हूँ, लाइक जी, हाँ जी, वो सेम मैम, एक्चुअली ना उसका एनवायरनमेंट ही उस चीज़ का वैसा हो गया है। तो जब वो अपने जी, आस-पास अपने पेरेंट्स को देखता है, उसके पेरेंट्स जो कहते हैं, उसकी मदर जो कहती है ना, वो उन चीज़ों को सुनता है, और जब वो सुनता है ना, तो उसी चीज़ को ही वो अपने ऊपर फ़ॉलो कर रहा है। उसे लगता है कि हाँ, मैम मम्मा ऐसे कह रही हैं, तो मैं भी ऐसे कहूँगा। तो मोस्टली ये होता है ना कि हम कॉपी करते हैं पेरेंट्स को, कि हम जो देखते हैं, हम जो सब सीखते हैं सामने वाले से, हम वही चीज़ें फ़ॉलो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। तो वहाँ पे वो भी सेम वही कर रहा है जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है। तो और आपको ना मैम बिकॉज़ आई धीरे-धीरे, एम डूइंग जॉब इन अ सेंटर तो अंडरस्टूड है कि सेंटर वाले एक्सपेक्ट दूसरी चीज़ कर रहे हैं मेरे से। हाँ जी, हाँ तो जी। राइट नाउ आई एम टोटली कंफ्यूज कि हाउ टू डील लाइक डे बिफोर टू यस्टरडे उसने बहुत हाँ, बुरी तरह से शाउट किया और कहा कि हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, मैं हाँ, तुम्हें फोड़ दूंगा, लाइक कुछ गलत वर्ड बोला, लाइक हाँ, और ही बिकॉज ही इज आर्मी ऑफिसर सन, उसके फादर हाँ। आर्मी ऑफिसर है, तो थोड़ा सा दबदबा भी है और सेंटर वाले भी चाहते हैं कि भाई लाइक जैसे भी हो वो ओके हो हाँ जी, जाए या नहीं मैम, व्हाटएवर। आप थोड़ा-सा ना उससे थोड़ा-सा आप ऐसा ही करें कि धीरे-धीरे उससे ना थोड़ा-सा बाउंड बनाने की कोशिश करें। अगर ओके, उसकी सिस्टर का टॉपिक ही उसके पास है, तो आप उसकी सिस्टर का ही टॉपिक उठाएँ, और धीरे-धीरे ओके ना मैम, उस टॉपिक पे आप कनेक्ट करोगे ना, आप खुद देखोगे कि लाइक 1 से 2 वीक में जितना आप उससे कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे ना इस टॉपिक पे, वो आपको नई-नई हम्म, चीज़ें बताना स्टार्ट करेगा, उसका इंटरेस्ट आएगा। आपको बताने ओके में, आप उसकी हाँ, अगर वो एक बार उसका इंटरेस्ट आ गया, तो आप उसको बीच-बीच में ना बात हम्म करते-करते आपने उसको एक छोटी-सी वर्कशीट निकाली, लाइक एक मैचिंग हम्म की वर्कशीट आप ले लो और उसको बोलो कि अच्छा ठीक है, तुम बातें तो कर रहे हैं हम, बातें करते-करते हम इसको पता है यहाँ से इस तरह लगाएँगे और यहाँ से इस तरह लगाएँगे। तो ओके आप मैम, ना खुद भी आप उसका हैंड पकड़ के या आप अपना बोलोगे कि अच्छा देखो, एक मैं लगाऊँगी, एक आप लगाओगे, फिर एक टॉपिक आप अपनी दीदी के बारे में बताओगे और एक मैं अपनी दीदी के बारे में बताऊँगी। आप भी कोई ऐसा ओके टॉपिक ले लो कि हाँ, ऐसे ये भी हुआ था, उसकी भी दी सिस्टर ऐसी थी, वो भी बोलता था। तो आप इस चीज़ को धीरे-धीरे कनेक्ट करके ना बीच-बीच में उसके साथ वर्कशीट करा सकते हो। और आप ओके देख मैम,
हाँ, धीरे-धीरे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट इस चीज़ को लेके आ जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, क्योंकि बिकॉज़ आप रियल लाइफ़ से उसके कनेक्ट करोगे ना, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप ही दिख जाएगी कि अगर हम रियल लाइफ़ को उसके देखते हैं और अगर वो रियल लाइफ़ का सहारा ले रहा है, तो आप भी वही यूज़ करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैम, ओके। अ, मनीषा मैम, आप एक बारी मुझे स्पीकर ऑन करके आपने जो शायद मैसेज डाले हैं, आप बता सकते हैं? बिकॉज़ से पढ़ने में थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा मुझे। ओके, माय माइक इज़ नॉट वर्किंग। ओके मनीषा मैम, ओके, कोई बात नहीं। मैं पढ़ लेती हूँ इसको आपके मैसेज। आई हैव सीन मैनी बट आई वांट डिस्कस ऑन देम। देयर वाज़ आई डोंट स्पीक लाइक दिस एंड ओके, कुछ भी पूछने का जवाब नहीं देते। हाँ जी, मैम शमाम, ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं ऐसे जिनके अंदर बिहेवियर इश्यूज होते हैं, तो ये मैक्सिमम उनका होता है कि अगर उनसे कोई चीज़ हम करने के लिए कहते हैं तो वहाँ पे वो अपने बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने किसी वॉल पे पुश करना, वो किसी को धक्का देना या चीज़ों को इधर से उधर उठा के फेंकना, ये सारा उनके बिहेवियर में होता है कि उन्हें जब काम से बचना होता है। अगर उनको काम से वो चीज़ें नहीं करनी जो आप कराना चाहते हैं, उससे बचने के लिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल अपने बिहेवियर शो करते ही करते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर है तो प्लीज़ मुझे थंब शो कर दीजिए। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। कम्युनिकेशन सपोर्ट। तो बेसिकली इसमें क्या है कि सिंपल लैंग्वेज यूज्ड, इजी एंड क्लियर वर्ड यूज, गेस्चर सपोर्ट स्पीच विद एक्शन, विजुअल एड, पिक्चर्स, कार्ड्स हेल्प अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है कि आईडी चिल्ड्रन के लिए कम्युनिकेशन सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, इजी वर्ड होने चाहिए और गेस्चर जो यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए विजुअल एड्स जैसे पिक्चर्स कार्ड अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करते हैं। अगर चाइल्ड समझेगा नहीं तो वो रिस्पॉन्स कैसे रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए मोस्टली जरूरी होता है कि बच्चे को जो चीजें सिखा रहे हैं उसे समझाएं ताकि वो उस पर रिस्पॉन्स करे। ओके, सभी को क्लियर है तो प्लीज हम शो कर दें। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डेली लिविंग स्किल ट्रेनिंग। Focus on independence in eating, using spoon, self-feeding, dressing, wearing clothes, buttoning, toilet training, and hygienic, personal hygienic, brushing, teeth washing, and hand. मोस्टली डेली लाइफ एक्टिविटीज में या स्किल लाइफ स्किल में चाइल्ड को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ईटिंग, ड्रेसिंग और टॉयलेटिंग और हाइजीनिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। डेली प्रैक्टिस से ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होती है और बटन लगाने से पहले हेल्प से फिर इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है कि बच्चे को हमें सबसे पहले कोई भी बच्चा आए, किसी भी डिसेबिलिटीज का बच्चा आए, हमें उसे उसकी अगर उसके अंदर एडीएल नहीं है, एक्टिविटी और डेली लिविंग स्किल नहीं है, तो हमें साथ साथ उस बच्चे के एडीएल पर भी काम करना होता है, जिस पे ये कुछ पॉइंट जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है।
ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रोल ऑफ पेरेंट्स। So, encourage independence, let the child try tasks, be patient and learning task time. Practice daily routine repetition at home in children. इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को चाइल्ड को हर काम में हेल्प करने के बजाय ट्राई करने के चांस देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उसमें आप हर हर टाइम उसके हेल्प में, या फिर बच्चा एक सामान उठाने जा रहा है तो आप वहाँ पे भी उसको जाकर सामान को हाथ में उसके पकड़ा रहे हो, वहाँ पे उसकी हेल्प कर रहे हो। ऐसा नहीं है, हर टाइम उसको हेल्प की भी नीड नहीं देनी चाहिए, उसको पहले ट्राई करने का चांस देना चाहिए। लाइक जैसे कि हम बच्चे को कुछ भी बोलने के लिए कहते हैं कम्युनिकेशन में, अगर बच्चा एकदम से नहीं उसका आंसर दे रहा है तो हमें वहाँ पे वेट करना चाहिए 1 से 2 मिनट का, कि बच्चा पहले शायद वो उसको चीज़ को समझ रहा हो, फिर उस पे वो रिस्पॉन्स दे। उसको बताइए नहीं कि हम बच्चे से पूछते ही अगर बच्चे ने नहीं बोला तो हम तुरंत ही उसका जवाब, उसका आंसर दे दे रहे हैं। तो हमें थोड़ा-सा वहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए और बच्चे के आंसर का वेट करना चाहिए, उसके बाद देन हमें बताना चाहिए। सो डेली रूटीन पर प्रैक्टिस करने से स्किल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लर्निंग जो होती है बच्चे की स्लो होती है, तो उस पर डेली प्रैक्टिस करने से स्किल उसकी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। होम एनवायरनमेंट में लर्निंग का एक्सटेंशन होता है, ठीक है? सभी को क्लियर है यहाँ पे? और लाइक पेरेंट्स का जो रोल होता है, nowadays parents also and over uh, impatient and over preparing. Yes, sir. Yes. और आज के टाइम पे लाइक पेरेंट्स सारे मोस्टली बच्चों के पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, मदर और फादर, तो वहाँ पे भी बच्चे पे इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि बच्चे मोस्टली इस वज़ह से उनका सोशलाइज़ेशन और कम्युनिकेशन स्किल जो घर में होना चाहिए, वो भी इम्प्रूव नहीं हो पाता। सो बेसिकली पेरेंट्स को वहाँ पे बच्चे के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना चाहिए और बच्चों के साथ थोड़ा-सा बाउंडिंग बनाना, थोड़ा-सा उनको सोशलाइज़ेशन एनवायरनमेंट देना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? सभी को क्लियर है ये पॉइंट? ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। रोल ऑफ टीचर। Adaptive curriculum modify content based on ability, provide support, guidance, and assist during tasks, promote inclusion, encourage interaction and explanation. Teacher create on inclusive learning and environment. सो बेसिकली इसके अंदर बताया जाता है कि टीचर को करिकुलम को चाइल्ड के लेवल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है। क्लासरूम में गाइडेंस और सपोर्ट देना ज़रूरी होता है। प्री इंस्ट्रक्शन इनकरेज करना चाहिए ताकि इंक्लूज़न हो। टीचर को एप्टीट्यूड इन ही क्लासरूम का एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। ओके, सभी को क्लियर है? और मैम नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो एक्टिविटी 1 क्या है? टास्क ब्रेकडाउन। टास्क ब्रेकडाउन में क्या होता है कि बच्चों को जो होते हैं उन्हें टास्क को स्मॉल स्टेप में डिवाइड कर देना, ठीक है?
बच्चों को छोटे-छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देना और उन्हें कोई स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ उन्हें बच्चों को कराना। लाइक जैसे कि आस्क break into small step, pick up toothbrush, apply toothpaste, brush on teeth, recline mouth. Purpose help understanding how to small step make in learning. जैसे कि हम अगर बच्चे को ब्रशिंग सिखा रहे हैं तो उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में हमें उसे डिवाइड कर देना चाहिए, उसे बाँट देना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिक अप टूथब्रश सबसे पहले हम ब्रश को पकड़ेंगे, उठाएँगे, अप्लाई टूथपेस्ट उसके बाद हम देन उसके अंदर क्या करेंगे, टूथपेस्ट को लगाएँगे, ब्रश ऑन टीथ उसके बाद हम ब्रश को टिप पर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, फिर हम माउथ क्लीन करेंगे अपना। तो इससे क्या होता है कि हमने जो हेल्प अंडरस्टैंड हाउ टू स्मॉल स्टेप मेक लर्निंग इरेज़र इससे हमने छोटे-छोटे पार्ट में एक ही एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया, ठीक है? इससे क्या होगा बच्चे को चीज़ों को बहुत क्लियरली और अच्छे से चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से आप कोई भी एक्टिविटी लाइक मैंने ब्रशिंग की ली है, आप कोई भी एक्टिविटी अगर उसे आप जैसे कि मैम ने हमें बिहेवियर इश्यूज़ का भी बताया था मनीषा मैम और शिखा मैम ने, तो हम वहाँ पे भी ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उसके बिहेवियर को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दें कि अच्छा देन पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल होता है टास्क ब्रेकडाउन एक्टिविटी में। Okay, ma'am, next slide, please. Child with ID in a regular classroom asked to plan sitting arrangement, teaching strategy, support method. Purpose क्या है इसका apply learning to real classroom situation in inclusive classroom planning के लिए इसका बेनिफिट होता है। इसमें क्या होता है कि रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है बच्चों को, उन्हें सोचना होता है कि सिटिंग, टीचिंग और सपोर्ट कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि आप लोग आपके पास जो भी बच्चे हैं, आप उनके लिए कैसे एक सिटिंग का, टीचिंग का और सपोर्ट कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें उसमें सोचना ग्रुप डिस्कशन से नए आइडियाज़ मिलते हैं। जैसे कि अभी मैम ने मुझे बताया कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, फिर मैंने भी थोड़ी चीज़ें उनको समझाई, फिर मनीषा मैम ने भी उसके लिए 1-2 चीज़ें बताई, फिर सर ने क्या नाम था चंदन कुमार सर ने भी बताया कि उसकी सिस्टर का नाम लेकर उसे गुड वे में यूज़ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में हुई। इससे क्या हो गया कि हमें सपोर्ट मिलता है चीज़ों को आइडियाज़ नए-नए मिलते हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से उसकी सिटिंग की या इंक्लूसिव क्लासरूम की प्लानिंग कर सकते हैं। क्या-क्या आइडियाज़ न्यू-न्यू हो सकते हैं। ओके, सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। चैलेंजिंग इन इंक्लूजन इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईडी लिमिटेड रिसोर्सेज फेवर टीचिंग एड्स एंड सपोर्ट स्टाफ teaching training gaps lack of live training this challenging can affect effective inclusion सो मोस्टली इंक्लूजन में चैलेंजेस आते हैं जैसे अवेयरनेस की कमी होती है ठीक है रिसोर्सेज और ट्रेन स्टाफ हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं टीचर्स को भी कभी कभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है अगर ऐसा भी देखते हैं कि कई बार जो इंक्लूजन में टीचर्स होते हैं या फिर थेरेपिस्ट होते हैं या फिर स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से वो बच्चे को भी अच्छे से गाइड या संभाल नहीं पाते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत आती है इसीलिए मोस्टली हमें जो रिसोर्स होते हैं ट्रेन स्टाफ होते हैं उनकी जरूरत होती है और अच्छा अगर एक बच्चे का फ्यूचर पे हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स को सारी चीज़ें आए, बच्चे की डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता हो,
बच्चे को कहाँ सपोर्ट देना है, कहाँ सपोर्ट नहीं देना है, बच्चे पे किस तरह काम करना है, उसे किस एरियाज पे काम करना है, ये सारी चीजें टीचर्स को या स्टाफ को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगी तो बच्चे के लिए जो उसके आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर है, उसको वो इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए इंक्लूजन इम्प्लीमेंट करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए कभी कभी हम बच्चे को इंक्लूजन में डाल तो देते हैं, बच्चा जा तो रहा है, बट वहाँ पे सही चीजें ना प्रोवाइड होने के कारण बच्चे में हम प्रॉब्लम्स को और ज्यादा देखते हैं, बच्चे और ज्यादा फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। ओके, सो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉल्यूशन एंड सपोर्ट सिस्टम। Collaboration with the therapist, OT, special educator, and psychologist. Parents teacher coordination, regular communication, use of IEP, individual education program या plan, customized goal and strategy. इसमें क्या होता है कि चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए टीम वर्क जरूरी होता है, थेरेपिस्ट, टीचर और पेरेंट्स को साथ मिलकर काम करना होता है। आईईपी आईटी प्लान जो होता है इंडिविजुअलाइज्ड प्लान से चाइल्ड के लिए कस्टमाइज्ड गोल सेट किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि टीम अप्रोचेस इक्वल टू बेटर प्रोग्रेस। अगर टीम अप्रोचेस होगा तो बच्चे का जो प्रोग्रेस होगा वो बेटर होगा। ठीक है। ओके मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारा कंक्लूजन इससे क्या निकलता है कि चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कैन लर्न ग्रो एंड बिकम independent with the right support. Inclusion is not just physical placement but meaningful participation. Focus on ability rather than limitation. Provide consistency support and encouragement. इसमें क्या मेन हमारा कंक्लूजन निकलता है कि आईडी चिल्ड्रंस भी प्रॉपर सपोर्ट से सीख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इंक्लूजन का मतलब उन्हें एक्टिवली इन्वॉल्व करना सिर्फ नहीं है, क्लास में बैठना नहीं है, हमें उनके स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। फाइनल इसमें क्या होता है, फाइनली मैं आपको बताऊं तो सपोर्ट प्लस बिलीफ चिल्ड्रन की सक्सेस। हमें एक अच्छा सपोर्ट बच्चे को अगर हम देते हैं, एक अच्छी थेरेपी या एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, तो बच्चे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, सीख सकते हैं और हम उन्हें काफी बेटर फ्यूचर इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सभी को क्लियर है यहाँ तक? मैम ये बहुत औसम सेशन था। थैंक यू सो मच मैम। बहुत हेल्प करेगा मेरे काम में। इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोगों को समझ में आया है, काफी अच्छा है मेरे सेशन लेने का, काफी बेनिफिट आप लोग को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मैम, आपने जितने भी लिए हैं अभी तक, मैंने कई सेशन लिए हैं वर्कशॉप के, हाँ जी। मुझे बहुत हेल्प मिल रही है मेरे काम में। और मुझे बच्चों को समझने में काफी हेल्प मिल रही है। इनफैक्ट मैं जिस सेंटर में काम करती हूँ उन वहाँ के थेरेपिस्ट को भी समझने में मुझे आपके सेशन के द्वारा बहुत हेल्प मिल रही है, टू बी फ्रैंक। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं आप जी लोगों मैम। से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो इस वर्कशॉप में मेरे, तो प्लीज अपने ओपिनियन भी आप लोग बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। बिकॉज अगर हम डिस्कशन करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप लोगों के साथ साथ मुझे भी नई नई चीजों के बारे में पता चलता है और सीखने को मिलता है। बाकी मुझे जितनी नॉलेज में
आप लोगों को दे पाती हूँ, उतनी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझा। नहीं नहीं मैम, आप बहुत अच्छा हमें समझाते हो। मेरे को तो बहुत मदद मिलती है, सही बताऊं तो। और मुझे खाली एक डाउट था कि हाँ जी, अगर किसी बच्चे का असेसमेंट नहीं हुआ है, हाँ जी, अ, और उसमें कई प्रॉब्लम है, लाइक उसको ओटी की भी जरूरत है, पीटी की भी जरूरत है, इनफैक्ट उसको स्पीच की भी जरूरत है, एंड एबीए की भी जरूरत है, but parents are not ready to send him for each and every therapy. They are sending only for special education. So how can how can I manage आप at दोनों this situation? नहीं करा रखा प्रॉपर? हाँ जी। क्या पेरेंट्स ने प्रॉपर असेसमेंट कहीं नहीं करा रखा? हाँ, पेरेंट्स ने इनका न असेसमेंट करा रखा है, और पेरेंट्स रेडी भी नहीं है। दे आर सेइंग कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम इतनी थेरेपी दिला सकें। तो एज अ स्पेशल एजुकेटर, बिकॉज मैम देखिए, बिजनेस सबको चलाना होता है, तो सेंटर क्या करता है, ओके करके वो मेरे पास भेज देता है। लेकिन मैं कैसे इस चीज को मैनेज करूं, खाली मुझे अगर आप गाइड दे कर सको तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, मैम देखिए इसके लिए लाइक अगर ऐसे कोई पेरेंट्स हैं जो रियल में इसके लिए उनके पास मनी नहीं है, लाइक पर सेशन या 800, 900, 700 का होता है, ठीक है? यस। हाँ। आप उसमें कोई ऐसी जगह गाइड कर सकते हैं लाइक सो एनजीओज़ उनको गाइड कि वहाँ पे उनको सारी थेरेपी वो ले सके और कम पैसों में ले सके। सेकंड चीज़, लाइक मैं आपको असेसमेंट की बताऊँ तो धीरे-धीरे ना आप उनको थोड़ा-सा, जैसे आपके पास वो क्लास में आते हैं, तो आप जी। समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि देखिए अगर आप अभी इस चीज़ पे अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ठीक है बच्चे के लिए आपके पास पैसे नहीं है, मैं मानती हूँ। हम्म। अगर बच्चे को इस चीज़ का थेरेपी नहीं दिलाएँगे, इस पे ध्यान नहीं दिलाएँगे, तो आपको स्पेशल एजुकेशन में क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर बच्चे का सेंसरी इश्यूज़ है, ठीक है, मैं आपको हम्म। नॉर्मली बताती हूँ कि बच्चे का अगर सेंसरी इश्यूज़ हैं, उसका कॉग्निटिव भी उससे मेमोरी पावर भी उससे, अटेंशन, फ़ोकस, सारी चीज़ें कहीं न कहीं उससे कनेक्ट होती हैं। अगर बच्चे बिल्कुल मैम। जो डेली लाइफ स्किल है या जो उसके सेंसरी इश्यूज़ हैं, उसमें दिक्कत है तो बच्चा आगे स्पेशल एड में पढ़ लिख के कैसे आगे बढ़ेगा? आप मुझे वो चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप मुझे खुद बता सकते हैं ये चीज़ें, कि अगर आपके ओके। एज में हाँ, ओके, बस वही पूछना था मैम, क्योंकि एज अ सेंटर हेड मतलब वो तो भेज देते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जिस बच्चे में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए 6 महीना में या 1 साल में, वो हाँ, बच्चा 3 साल 3.5 साल में जाता है, बिकॉज मुझे सब कुछ कराना होता है। तो हाँ। वो थोड़ा सा मेरे लिए टफ टास्क हो जाता है। दैट्स वाई मैंने पूछा कि इसका कोई और टेक्निक हो या कुछ भी हो तो। नहीं, पहले तो पेरेंट्स को देखिए, जब तक पेरेंट्स, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपके पास चीज़ें हैं, तो आप ना पेरेंट्स को मोस्टली थोड़ा-सा अपनी तरफ प्यार से उन्हें चीज़ों को दिखाकर, समझाकर या फिर किसी बच्चे का एग्ज़ाम्पल देकर, ठीक है? आप उनको ओके। थोड़ा-सा ना बताने की कोशिश करें। बट अगर उनकी कंडीशन ये है कि लाइक तो वो पे नहीं कर सकते हैं इतने, हाँ हाँ मगर हाँ। हाँ, अगर उनकी सच में ये वाली कंडीशन थी, वो नहीं पे कर सकते, तो उसको अपना कोई एनजीओ के बारे में बता सकते हैं जहाँ पे बच्चे देखिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपके सेंटर है लाइक वहाँ से बच्चा जाएगा तो आपको नुकसान तो होगा, ठीक है? बट जी जी। उसका जो फ्यूचर है वो हार्म होगा, क्योंकि बच्चे को नीड और भी चीज़ों की है, बट हम उसके सिर्फ़ एक एक चीज़ को पकड़ के हम उसके बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल नहीं मैम, मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज आई एम, मैं जॉब करती हूँ, बस सेंटर को नुकसान होता है तो वो थोड़ा सा तो टफ हो जाता है। अगर अगर अच्छे पेरेंट्स हैं, आपको लगता है कि बच्चे का फ्यूचर के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका फ्यूचर बन सकता है, तो आप मोस्टली एनजीओज़ वगैरह होते हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं एनजीओज़। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। और थैंक थैंक यू सो मच मैम, बाय। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बाय यू। मैम। बाय मैम।
बाय बाय। और किसी को प्लीज कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ पूछना हो किसी बारे में तो प्लीज मुझे बताइए। मनीषा मैम, आई थिंक आपने मुझसे पूछा था एक क्वेश्चन। तो ओके मनीषा मैम, आप अभी यहाँ पर हैं? यस, ओके। सो मैम, आपने जैसे ना मुझसे पूछा था कि डज पेरेंटिंग स्टाइल आल्सो बी रीजन और मैनी वी इट कैन कॉजेज आईडी इन चाइल्ड। सो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेरेंटिंग स्टाइल डज नॉट कॉजेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आईडी, लेकिन पेरेंटिंग का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है चाइल्ड के डेवलपमेंट पर, ठीक है, बिहेवियर और स्किल ग्रोथ पर। मैं आपको क्लियर प्रैक्टिकल वे में अगर समझाऊं तो कैन पेरेंटिंग कॉजेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, तो नो। आईडी एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन होता है जो मैं कह सकती हूँ यूजली होती है, जो कंडीशन है वो यूजली होती है। जेनेटिक फैक्टर्स, क्रोमोसोम जैसे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर। बर्थ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो मैंने आपको वर्कशॉप में अभी समझाया है, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वर्कशॉप में आगे समझाऊंगी। सो आपके उसके अंदर ये पॉइंट आए थे, अगर आपने नोटिस किया हो तो। और ब्रेन इंजरी, इन्फेक्शन, सर्वर मेडिकल्स कंडीशन, तो इसमें क्या होता है कि पेरेंटिंग डायरेक्टली ब्रेन डेवलपमेंट को इस लेवल पर चेंज नहीं करती है कि आईडी हो जाए, ठीक है। देन पेरेंटिंग का रोल क्या होता है मैं वो भी बता देती हूँ कि पेरेंटिंग कॉजेज नहीं करती है बट इम्पैक्ट जरूर करती है। डेवलपमेंट को सपोर्ट या डिले कर सकती है। अगर चाइल्ड को स्टिमुलेशन, टॉकिंग, प्लेइंग या टीचिंग मिले तो स्किल इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। अगर निगेटिव्स या इंटेक्शन कम होता है तो डेवलपमेंट स्लो लग सकता है वहां पर। ये डिले होता है, आईडी नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। इसे हम डिले कहेंगे, आईडी नहीं। इसका बिहेवियर पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, ओवर पैम्परिंग लाइक और हर्श पेरेंटिंग एंड कंसिस्टेंसी पेरेंटिंग, ये सारी चीजें होती हैं। लर्निंग पर भी इसका इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है मैम, आपको समझ में आ गया? मैम आपको क्लियर है मनीषा मैम? This should explain mine would be really great and then it's fixed for future years. ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई बात नहीं, अगर आपका माइंड काम नहीं कर रहा तो थैंक यू। Chandan Kumar sir, please advise working people how to get time for child. If didn't they get time for children, तो क्या उन्हें चाहिए? नॉर्मल और abnormal child, is there any awareness to people of caring? सर अगर आप मुझे अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं तो काफी अच्छा होगा, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी प्लीज। चंदन कुमार सर, आप प्लीज अपना माइक ऑन करके बताएंगे मुझे। हेलो मैम। हेलो मैम। जी सर, हाँ जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कोई वर्किंग पेरेंट्स हैं तो वो क्या टाइम नहीं दे पाए, तो वो कैसे टाइम दे पाए? और मान लो अगर वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एक तो क्या है कि पहले से अपने पता रहता है कि ये काम अपना बढ़ने वाला है, मतलब शादी होने के बाद भी या पहले भी ऐसा ऐसा होगा, तो मतलब क्या उनको इतना डिसीजन, बड़ा डिसीजन लेना चाहिए कि भाई
बच्चे सर पैदा ही करने हैं या फिर करने हैं तो भाई अपना काम अपन छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये सब चीजों का डिस्कशन पहले ही करना चाहिए उनको। तो मतलब ये अच्छा रहता है बच्चे के लिए। हाँ सर, एक्चुअली मैं आपको इस टॉपिक पे बताती हूँ कि लाइक ये पर्सनल रीजन हो गया अपना अपना। इस पे हम्म, ज़्यादा कुछ पर्सनल नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर पेरेंट बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो उसका फ्यूचर हार्म होता है उसकी वजह से कहीं न कहीं। इसीलिए मैक्सिमम जितने भी पेरेंट मेरे पास आते हैं, या मैं आप लोगों को भी वर्कशॉप में यही बताती हूँ कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है बच्चे की लाइफ में। सो अगर कोई पेरेंट्स ऐसा है कि वो दोनों ही वर्किंग है, मदर और फादर, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर आपको पूरा दिन नहीं है, ठीक है? तो आप उन्हें मैक्सिमम 1 से 2 घंटे भी अगर आप टाइम निकाल के वहाँ पे उनको हेल्प कर देते हैं, बच्चे के लिए, या फिर आप लाइक उनसे मोस्टली सिर्फ कम्युनिकेशन कर लेते हैं कि अच्छा क्या हुआ, आपने 5 मिनट उसके साथ कोई प्ले कर लिया। तो बच्चे का जो वो पूरा 24 हावर्स होता है ना, उससे बच्चे का जो पेरेंट्स और उसका बाउंड जो होता है बच्चे का, वो वहाँ पे कहीं न कहीं उस वो अच्छा होता है, बनता है, और बच्चे को उनसे जुड़ने में, या फिर उस बच कह सकती हूँ मैं उसको कि एक जो इमोशनल टच होता है, वो वहाँ पे बच्चे को मिल जाता है। तो वो उस गैप को, जो गैप बन जाता है ना एक, उस गैप को वहाँ पे फिल कर देता है। ओके, ये ठीक है सर। यस मैम। बाकी अगर लाइक अगर पेरेंट बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं, और देखिए ये तो लाइक मैं कहूँगी कि पेरेंट्स का, या फिर वो कितना एजुकेटेड है, या फिर वो इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं, बिकॉज सबके अपने अपने अलग अलग रीजन होते हैं कि उनको अपने बच्चे तो करने हैं, बट लाइक उनके पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने कोई नैनी वगैरह रख दी और वो उसको संभाल रही है, और साथ साथ वो अपना जॉब कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं वो इशू समझती हूँ, बट हाँ, हम बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स को बच्चे को जो टाइम देना चाहिए, वो अपने 24 आवर्स में कहीं भी निकाल के वो टाइम बच्चे को देना ही चाहिए। चाहे वो 1 घंटा निकाल रहे हैं, चाहे वो 2 घंटा कहीं से निकाल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी पेरेंट्स सुबह 7 बजे से और रात में 10 बजे तक, 12 बजे तक लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा भी है, वो लगे भी हुए हैं, तो उनको थोड़ा-सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चे को भी वहाँ पे साइड बाय साइड उनको टाइम देना ही देना चाहिए, किसी भी तरह निकाल के। अगर वो चाहते हैं कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो, उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए उन्हें वहाँ पे थोड़ा-सा अपना एफर्ट देना ही देना पड़ेगा। यस मैम, लेकिन आजकल तो ऐसा होता है कि बच्चे का फ्यूचर मतलब स्कूल में भेज दो और बस वो जाने अपना, वो क्या बोलते हैं, अपना काम खत्म, वही करवाएंगे जो कुछ करवाना है घर में। तो ऐसे आजकल ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट भी नहीं रहते, तो उससे जी, भी थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ जी, ये सो भी बेसिकली इशू इस होता हाँ जी, इस पे एक्चुअली हम ज़्यादा तो इस पे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो उनका पेरेंट्स का अपना पर्सनल हो जाता है कि हम उनको बस इस चीज़ पे ना समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो बच्चे का फ्यूचर भी हार्म कर सकता है कहीं न कहीं, ठीक है? आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा नहीं बन पाएगा, एक टाइम पे आएगा कि आपको दिक्कत होगी, आप उसे थेरेपी सेंटर में लेके जाओगे, आप उसके इस एरियाज़ में प्रॉब्लम देखोगे। तो हम मोस्टली हम उनको अवेयर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और ये डिपेंड पेरेंट्स पे फिर लास्ट स्टेज पे करता है कि वो उस चीज़ को किस वे में ले रहे हैं। ओके सर। है। यस मैम, थैंक यू ओह! मैम। थैंक यू सर। सो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरी नेक्स्ट संडे को वर्कशॉप है, पेरेंट्स बर्डन एंड सेल्फ केयर, जिस इंग्लिश में स्ट्रेंथ विल रिजाइजिंग स्पेशल चिल्ड्रंस। सो राइजिंग स्पेशल चिल्ड्रन, इस पे मेरी वर्कशॉप है नेक्स्ट नेक्स्ट संडे को। सो आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तो प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट करें, और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना इतना अच्छा टाइम दिया और इतनी सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला आप लोगों से भी मुझे। सो आप लोगों को पीडीएफ एंड सारे डॉक्यूमेंट्स, वर्कशीट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएँगे ग्रुप में, जिसने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा, 129 रुपीज़ का है। सो आप लोगों को वो सारी चीज़ें 1 से 2 दिन में मैम प्रोवाइड करा देंगी।
तो थैंक यू कि आप सब लोगों ने अपना इतना अच्छा टाइम दिया। थैंक यू सो मच आज के वर्कशॉप में आए और इतने अच्छे से आप लोगों ने सारी चीजें डिस्कस करी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।